दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। और दर्शकों, आपको सफल होने के लिए एक अच्छा गुरु का होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। और आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर बनखेड़ी में, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जी हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे किसान भाई बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और दर्शकों, आज हमारे बीच कुछ कृषि विद्यार्थी भी हैं और इनके बीच हमारे साथी राहुल जी भी मौजूद हैं, तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगी हमारे एक्सपर्ट से। तो हमारे बीच हैं डॉक्टर संजीव गर्ग जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर ब्रजेश नामदेव जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में कीट वैज्ञानिक है। डॉक्टर प्रवीण सोलंकी जी, जो कि सॉइल साइंटिस्ट हैं। तो आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है गर्ग साहब आपसे है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र में फसल प्रदर्शन में क्या क्या लगा है, आप इस संबंध में हमें जानकारी दें। नमस्कार। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में अभी फसल प्रदर्शन में जो खरीफ की क्रॉप लगी हुई हैं उसमें आपका सोयाबीन है, मूंग है, उड़द है, कूदो है, कुटकी है, रागी है और साथ साथ में हमारी कुछ सब्जियां वाली फसल लगी हैं। बैगन है, मिर्ची है, टमाटर है और मक्का है, ज्वार है। सभी प्रकार की मिलेट्स और खरीफ में होने वाली सभी प्रकार की फसल एवं डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ भी हमारे यहाँ लगी हुई हैं। हमारे यहाँ धान की लगभग 16 वैरायटी लगी हुई हैं, जो खरीफ फसल में विभिन्न प्रकार के जो अवयव होते हैं उसमें हम शामिल करते हैं और किसान भाई इन फसलों को देखते हैं। और हमारे बीच जो ब्रजेश जी भी हैं, तो ब्रजेश जी, हम आपसे सोयाबीन में कीट प्रबंधन के बारे में जानना चाहेंगे। जी। मध्य प्रदेश में करीब 125 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन का रकबा है इस वर्ष। और जैसा कि अभी जो समय है कि खरीफ का लगभग आधा सीजन निकल गया है और फसल हमारी फ्लावरिंग पर आने वाली है। और इस समय कीटों का प्रकोप अच्छी तरीके से प्रारंभ हो जाता है। और अगर कीटों की दृष्टि से हम देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या भी एक सफ़ेद मक्खी की है। सफ़ेद मक्खी जो कि पीला मोजेक वायरस, उसको पूरे में हमारी फसल में फैलाती है और जिससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्षति हमारी फसलों को होती है और उसका उत्पादन प्रभावित होता है। दूसरी कीटों की हम बात करें, ऐसी बहुत सारे जो फूल, पत्ती और जो उसकी फली है उसको खाने वाले कीट होते हैं, जैसे कि हमारा स्पोटेरा है या हेलिकोबर्पा है, तना मक्खी है, गार्डल बीटल है। ये सब कीट हमारे सोयाबीन में नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, अभी सबसे महत्वपूर्ण है सफ़ेद मक्खी का प्रबंधन करना, क्योंकि अगर एक बार उसने वायरस फैलाना शुरू कर दिया तो हमारी पूरी फसल नष्ट हो सकती है। तो उसकी प्रबंधन की दृष्टि सबसे पहले हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। प्रतिदिन हमें हमारे खेतों पर भ्रमण करना होगा। अगर शुरुआती अवस्था में कुछ पौधे हमें देखने को मिलते हैं कि कुछ पौधे पीले होने लगे हैं, एक दो पौधे, तो जैसे ही हम जाते हैं तो उनको उखाड़ के उनको नष्ट कर दें, चाहे ज़मीन में गड्ढे में गाड़ दें या इकट्ठा करके उनको जला के नष्ट कर दें, ताकि उसमें जो वायरस आ चुका है दूसरे हमारे जो स्वस्थ पौधे हैं वहाँ पर ना फैले। दूसरा काम किसान भाइयों को करना चाहिए कि जो पीले चिपचिपे कार्ड होते हैं, पीले कलर के कार्ड इसलिए क्योंकि जो कीट होते हैं उनका एक विशेष व्यवहार होता है, एक नेचर होता है, स्वभाव होता है, जिसमें कुछ रंग के प्रति वो आकर्षित होते हैं। जैसे कि सफ़ेद मक्खी है या हमारे एफिड्स हैं, ये पीले रंग की ओर आकर्षित होते हैं। यदि किसान भाई करीब 12 से 15 येलो स्टिकी कार्ड हमारे प्रति एकड़ सोयाबीन में लगाएंगे तो इस मक्खी को हम प्रबंधित कर सकते हैं। इसके बाद कुछ बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, मतलब जो इको फ्रेंडली होते हैं, जिन पर कोई भी हानिकारक प्रभाव हमारे अन्य मित्र कीटों या हमारी ज़मीन या फसल पर नहीं पड़ता है, उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि वर्टिसिलियम लेकेनी है, लेकेनीशेरम है, बोवेरिया वैशियाना है। इनकी करीब 400 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हम अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं।
इसके पश्चात यदि हमें रेगुलरली अगर हम फसल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सफ़ेद मक्खी का आक्रमण होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है अगर रेगुलर पानी गिर रहा है तो सफ़ेद मक्खी पनप नहीं पाती है, लेकिन अगर पानी रुक रुक के गिर रहा है, 4-5 दिन का ब्रेक मिल रहा है, तो सफ़ेद मक्खी को उसकी पनपने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि बहुत छोटा कीट होता है। इसकी करीब साल भर में अगर हम देखें तो 11 से 14 जनरेशन या पीढ़ियाँ होती हैं, है ना? तो वो क्या करती, लगातार हमारी खेतों के जो खरपतवार होते हैं या अन्य कोई ऐसी पोषक फसल है, वहाँ पर वो रहती है और मौका मिलते ही हमारी मुख्य फसल पर आ जाती हैं। तो इस दशा में हमें रासायनिक कीटनाशकों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए इमाइडाक्लोप्रिड है या एसिटामाइप्रिड है या थायोमेथाक्साम है, तो करीब 100 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हमें छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों को एक बात और ध्यान रखना चाहिए, जो स्प्रे फ्लड होता है या जो हम पानी यूज़ करते हैं, तो इस अवस्था में हमारी फसल अच्छी ग्रोथ ले चुकी होती है, मतलब उसका जो वेजिटेटिव एरिया है बढ़ जाता है, तो कम से कम 200 लीटर पानी हमें ज़रूर यूज़ करना है प्रति एकड़ के लिए। उसमें घोल बनाकर ही हमें उपयोग करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, कभी कभार क्या होता है किसान भाई सोचता है कि हम 3-4 प्रकार के जो केमिकल है, मॉलिक्यूल है, मिला के एक साथ स्प्रे कर दें, तो कभी कभार क्या होता है उसके हमें परिणाम सही देखने को नहीं मिलते हैं, या कभी कभार क्या होता है दूसरे कीटों का आक्रमण बढ़ जाता है। तो वो उस चीज़ों से हमें बचना है कि जिस समस्या के लिए हम छिड़काव कर रहे हैं, हम उसी संबंधित तो कृषि रसायन का उपयोग करें। इसके पश्चात जैसे ही अभी कहीं कहीं पर अभी फूल आना शुरू हो गए हैं सोयाबीन में, इस समय क्या होता है सेमी लूपर या हेलिकोवर्पा या सोटेरा का भी कहीं कहीं अटैक देखने को मिल जाता है। ये प्रारंभ से ही क्या कर, जैसे ही फूल आते हैं उनकी फूलों की जो छोटी छोटी वो होती है वो खाना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है हमारे प्रॉपर तरीके से फ्रूट सेट नहीं होते हैं, या कभी कभार देखिए अफलन की समस्या आ गई है ना। तो उस अवस्था में हमें थोड़ा चौकन्ने रहना है, और उसके लिए भी हम जो बहुत सारे जो फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा सोलर लाइट ट्रैप उसको हम लगा सकते हैं। सोलर लाइट ट्रैप से क्या होता है मास ट्रैपिंग हो जाती है, जो बहुत सारे रात्रिचर कीट होते हैं इकट्ठे फंस के नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो बायोपेस्टिसाइड है जैसे कि बोबेरिया वैसियाना है, मेट्राइजाम एनसीपोली है, तो करीब 400 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उपयोग करना चाहिए। या प्राकृतिक शत्रु जो होते हैं, जैसे कुछ चिड़ियाँ होती हैं जो प्रेडेटरी होती हैं, मतलब इल्लियों खाती हैं, तो उनके बैठने की व्यवस्था हमें खेतों पे करना चाहिए। उसके लिए करीब 20-25 टी आकार की खूंटी करीब फसल की जो हाइट पर या 1-1.25 मीटर की हाइट पर हमें खेतों में रैंडमली लगा देना चाहिए, जिससे कि उनको आश्रय मिल जाएगा, और जैसे बैठेंगे तो जो इल्लियाँ हमारे यहाँ लगी होंगी उनको खा के नष्ट कर देंगी। इसके अलावा बहुत सारे मित्र कीट होते हैं, जैसे ट्रैकोग्रामा हैं, ब्रोकोन हैं, तो इनको भी हमें अपने खेतों में छोड़ना चाहिए। इसके पश्चात अगर देख रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है, तो कुछ जो कीटनाशी हैं बाज़ार में उपलब्ध होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। उनके लिए आप अपना इंडक्साकार्ब है या हमारा फ्लुमिंडामाइड है उसका उपयोग कर सकते हैं, या स्पाइनोटेरम है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो करीब करीब 150 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से उनका छिड़काव हम कर सकते हैं। तो अगला सवाल प्रवीण जी मेरा आपसे है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी में सूक्ष्म तत्व प्रबंधन के बारे में आप हमें बताएं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब ऐसे पोषक तत्व जिनकी सूक्ष्म मात्रा या कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे जिंक की यदि बात करें तो वो 4 से 5 ppm प्रति हेक्टेयर सॉइल में होता है। ऐसे ही लौह तत्व होता है मिट्टी में जो कम मात्रा में आवश्यकता होता है, लेकिन आवश्यकता उनकी ज़रूर होती है। अगर निम्न उपलब्धता के नियम की बात करें तो ये पोषक तत्व यदि मिट्टी में न हो तो पौधों में किसी न किसी तरीके का विकार हमें दिखाई देता है, चाहे पत्तियां उनकी सिकुड़ी हुई दिखाई देती है या पत्तियों पर धारियां दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं जो अंत में उत्पादन प्राप्त होता है वो प्रभावित होता है। इसलिए इनकी मात्रा सूक्ष्म आवश्यकता होती है, पर आवश्यकता ज़रूर होती है। जैसे यदि अभी धान की बात करें तो जिंक की कमी से खेरा रोग होता है, एवं मक्का की बात करें तो मक्का में पत्तियों में थोड़ी थोड़ी सी धारियां दिखाई देती है। इसी तरीके से सोयाबीन में यदि बात करें तो जो गौण पोषक तत्व होता है उससे ऑयल की मात्रा प्रभावित होती है। इसी तरीके से अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो मोलिब्डेनम होता है तो जो फूल गोभी होता है उसमें वेबटेल की प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से हमें यह समझ में आ रहा है कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व भी फसल उत्पादन में अति आवश्यक होते हैं, इनकी मात्रा डालना अति आवश्यक होता है। अब ये कैसे पता करें किसान भाई कि इनकी आवश्यकता है या मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में है? इसके लिए किसान भाइयों को नियमित प्रति 3 वर्ष में एक बार मिट्टी परीक्षण अवश्य कराना चाहिए।
मिट्टी परीक्षण एक तरीके से खेत की जांच होती है, जिससे किसान भाई को ये पता चलता है कि कौन से पोषक तत्व की कमी है। जैसा मैंने पहले बताया कि हर पोषक तत्व का एक विशेष प्रक्रिया होती है पौधे की बढ़वार में। यदि कोई भी पोषक तत्व मिट्टी में कम मात्रा में उपलब्ध है तो वो बढ़वार को प्रभावित करता है, अतः उस पोषक तत्व को डालना अति आवश्यक है। अब किसान भाई हर पोषक तत्व को एक निश्चित मात्रा में उर्वरक के द्वारा पूर्ति कर सकता है। जैसे जिंक की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। इसी तरीके से लौह तत्व 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट डाल सकते हैं। मोलिब्डेनम के लिए बोरेक्स का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं किसान भाइयों से ये भी निवेदन करूंगा कि चूंकि आज हम पोषण सुरक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जैविक संसाधनों का उपयोग करें। जैसे गोबर की खाद है, उनमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्व भी विद्यमान होते हैं। हम फास्फोरस बाहुल्य जैव खाद का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। साथ ही साथ कुछ घोलीय जीवाणु होते हैं, जैसे पीएसबी होता है एवं जिंक घोलक जीवाणु होता है, लौह तत्व घोलक जीवाणु होता है। ये सब जीवाणु क्या करते हैं, मिट्टी में उपलब्ध लाभदायक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं। इससे प्राकृतिक तरीके से, जैविक तरीके से ये पोषक तत्व पौधे को मिलते हैं। साथ ही साथ आजकल किसान भाई जैविक परीक्षण भी मिट्टी का करा सकते हैं। मतलब आपकी मिट्टी में कितने लाभदायक जीव हैं। क्या होता है, किसान भाई जब नरवाई जलाता है तो ये सभी लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से भी ये नष्ट हो जाते हैं। और जो गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, इन तीन प्रमुख कारणों की वजह से ये लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी उपलब्धता धीरे धीरे घट जाती है। अतः इन सभी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमें समन्वित प्रयास करना चाहिए। हमें ब्लू ग्रीन एल्गी का भी प्रयोग करना चाहिए, एजोला का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी समन्वित प्रयास यदि किसान करता है तो निश्चित ही उनका जो रसायनों के प्रति जो प्रभाव रहता है वो तो कम होता ही है। साथ ही साथ मिट्टी की जो उर्वरता है वो प्राकृतिक तरीके से निरंतर टिकाऊ बनी रहती है। इससे किसान लगातार अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित ही उनकी जो आमदनी है उसमें भी मुनाफा होता है। दर्शकों, हमारे बीच कृषि विद्यार्थी हैं और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे साथ ही राहुल जी इनके बीच हैं। तो ये कृषि से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, तो इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, इनकी क्या क्या भविष्य में योजनाएं हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और चलिए ले चलते हैं राहुल जी के पास। चलिए हम एग्रीकल्चर विद्यार्थियों से पूछते हैं कि उनमें मन में क्या जिज्ञासाएं हैं। जी, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? सर मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी जबलपुर जी। से हूँ और मैं बनखेड़ी में ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया हूँ, जो कि यहाँ वैज्ञानिक एक्सपर्ट उपलब्ध है, जो कि हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, जो कि जैविक खेती के बारे में बता रहे हैं और केमिकल यूज ना करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसके इसमें सॉइल साइंस के कैसे सॉइल के टेस्टिंग करते हैं, अदरवाइज टेस्टिंग के बारे में सिखा रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। जैविक खेती के बारे में इनने अपने अनुभव साझा किए और इसी कड़ी में हम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लक्ष्मण राठौर है। जी। मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी जबलपुर से आया हूँ। यहाँ मैं कृषि विज्ञान केंद्र में गोविंद नगर में राबे प्रोग्राम के लिए आया हूँ। यहाँ मेरे सभी साथियों को जैविक खेती के बारे में बताया जा रहा है और कैसे खेती करना है उसके बारे में बताया जा रहा है और कीटों को कैसे प्रबंधित किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, कौन से फसल में कौन से कीट लगती है और उसको कैसे उसका उपचार करें और उसका प्रबंधन करें, ये जानकारी दी जाती है। आइए तीसरे विद्यार्थी से हम जानते हैं उनका अनुभव क्या रहा कृषि विज्ञान केंद्र में। जी, बताइए। सर मेरा नाम अजय प्रजापति है। सर हम मंगलायतन यूनिवर्सिटी से आए हैं। हमें यहाँ राबी प्रोग्राम में
बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, जिनमें नई नई फसलों, नई नई जो कीटें हैं उनका प्रबंधन कराना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त करने जैसा सिखाया जा रहा है। इसमें कई तकनीकें हमने जो सीखी हैं यहाँ पे, जिसमें सॉइल सैम्पलिंग, सॉइल टेस्टिंग और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हमें यहाँ सीखने के लिए मिली हैं। जी, इसी कड़ी में अगले विद्यार्थी से पूछते हैं, आपके रावे प्रोग्राम की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है? सर मेरी रावे प्रोग्राम की ट्रेनिंग 90 डेज़ की होती है और अच्छा। मेरा नाम विशाल साहू है। मैं जबलपुर मंगलाता यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया हूँ रावा प्रोग्राम के लिए। ट्रेनिंग के बाद में आपकी क्या जिज्ञासा है, आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? सर मेरी जिज्ञासा पशुपालन तथा डेयरी के लिए अधिक है और मैं उसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे उसका अध्ययन कर रहा हूँ और उसके बारे में सीख रहा हूँ। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने लिया है, आपको लगता है आप आगे चल के इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे? जी सर, मैं कर पाऊँगा और मुझे अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि उसको कैसे मैनेजमेंट किया जा सके, ताकि मैं आने वाली समस्या का समाधान मैं कर सकूँ, जो कि आने वाले टाइम में आने वाली है। साथियों, बिल्कुल कॉलेज के दौरान ट्रेनिंग प्रोग्राम से वाकई में यहाँ आए विद्यार्थियों को बहुत बड़ा लाभ होता है और इसी कड़ी में अब हम जानेंगे अगले विद्यार्थी से कि वो क्या कुछ सीखे हैं यहाँ से। जी सर, मेरा नाम शिवराज चौहान है। मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी जबलपुर से आया हूँ और यहाँ पे हमारा कार्यक्रम 90 दिन का है। हम यहाँ पर विगत दिन से रह रहे हैं। आपने यहाँ पे चल रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या सीखा और आगे भविष्य में आपको क्या काम करने की जिज्ञासा है? मैंने यहाँ पे अभी सॉइल मैपिंग, सॉइल टेस्टिंग और अन्य कीट प्रबंधन के बारे में सीखा है और फसलों के बारे में जानकारी ली है और मेरा आगे चलकर आधुनिक कृषि को करना मेरा लक्ष्य है और कृषि को बढ़ावा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आज खेती परंपरागत ना रहकर आधुनिक कृषि में तब्दील हो गई है और इस कड़ी में देश विदेश में कई प्रकार के नवाचारों को अपनाकर व कई प्रकार की रिसर्चों से हमारे देश का उत्पादन भी बढ़ा है और इसी कड़ी में हमारे कृषि छात्रों से जानेंगे कि उनने यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या सीखा और आगे उनकी क्या जिज्ञासाएं हैं। जी, आपका नाम बताइए, आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या सीखा और भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे? नमस्कार सर, थैंक यू। आपने जो ये सवाल पूछा और हमें ये अब अवसर दिया। मेरा नाम भूपेंद्र यादव है। मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी जबलपुर का छात्र हूँ और अभी केवी के कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर बनखेड़ी नर्मदापुरम में आया हूँ और यहाँ पर सभी जितने भी शिक्षक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे अच्छा नॉलेज मिल रहा है और भविष्य में कुछ अच्छे से अच्छा करने का जो अवसर मिलेगा उसमें करेंगे और अपने भारत को कृषि प्रधान देश तो कहा ही जाता है, लेकिन अभी उत्पादन और उसमें पोषक तत्वों की कमी है, जो भी फसलों में उनको पूरा करेंगे और किसान भाइयों को जो भी मददगार होगी उनकी मदद करेंगे और एक अच्छे बेहतरीन कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। जी बिल्कुल साथियों, यह कृषि विज्ञान केंद्र वाकई में ही पूरे भारत का एक अनोखा कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसमें कई प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कृषि छात्रों को बताए जाते हैं और अगर कोई छात्र यहाँ कुछ करना भी चाहें तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन या अनुदान के थ्रू वो यूनिट भी लगवाई जाती है। इसी कड़ी में हम अगले विद्यार्थी से जानना चाहेंगे उनके अनुभव क्या रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान। सर अनुभव ठीक रहा है। मैंने यहीं से देख के वर्मी कंपोस्ट भी शुरुआत किया है। मैं घर में 5 बेड लगाया हूँ, उसका शुरुआत किया है जैविक खेती को देखते हुए, क्योंकि आए दिन डिमांड बढ़ती जा रही है और केमिकल्स का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत टाइट हो चुकी है, इसलिए अभी स्टार्टअप किया है। और सर अन्य चीज़ें जैसे नई नई फसलें, जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, सब जगह नहीं उगाया जाता, तो कम से कम क्षेत्रफल में जितना ज़्यादा मल्टीपल क्रॉप्स ले सकें, कम से कम कॉस्ट में अधिक से अधिक क्रॉप्स ले सकें और उत्पादन ले सकें, ये सब देख रहे हैं सर। क्योंकि अभी भूमि घटती जा रही है और लेबर बढ़ती जा रही है, प्यूपल्स बढ़ते ही जा रहे हैं सर। जी बिल्कुल साथियों, कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग के दौरान कृषि क्षेत्र विद्यार्थियों ने जाना अदरक की खेती के बारे में, केले की खेती के बारे में, व मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जाना, व शासन की विभिन्न योजनाएं किस तरीके से उनमें नवाचार किया जा रहा है, भाई अपनाकर कैसे उद्योग धंधे कर सके। आइए इसी कड़ी में हम अगले विद्यार्थी से जानते हैं उनके अनुभव क्या रहे।
धन्यवाद। मेरा नाम प्रद्युम्न साहू है। मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी जबलपुर से यहाँ ट्रेनिंग लेने आया हूँ। यहाँ पर आधुनिक खेती को लेकर सिखाया जा रहा है और इसमें सिखाया जा रहा है कि प्राकृतिक खेती कैसे करें, और यहाँ मशरूम कल्टीवेशन, डेयरी उत्पादन अधिक सिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल साथियों, देखा अभी हमने कृषि क्षेत्र के विद्यार्थियों के विचार जाने। कई तरीके के नए नए कृषि यंत्रों का उपयोग उन्हें सिखाया गया, व नए तरीके के प्रोसेसिंग वाली फसलों के बारे में भी उनने अध्ययन किया। और इसी कड़ी में हम जानेंगे अगले विद्यार्थी से उनके अनुभव। जी, मेरा नाम सतीश यादव है और मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी जबलपुर से आया हूँ। मैं इधर केवीके में बाकी बहुत सारी मैंने प्रक्रियाएं देखी हैं, और जो जैविक खेती हमारे देश में सबसे ज़्यादा मतलब अपनाई जाने वाली पहले से पद्धति थी, लेकिन कुछ समय से मतलब केमिकल का जो रासायनिकों का उपयोग हो रहा है उसके दौरान हमारी भूमि बहुत कमज़ोर हो गई। मतलब फसलों का उत्पादन होता तो है, लेकिन जो उनमें फसल और मिट्टी में जो पोषक तत्व रहते हैं वो एक समय के बाद पोषक तत्वों की भारी कमी आ जाती है। इसके द्वारा हम अच्छा उत्पादन तो लेते हैं, लेकिन फसलों में वो पोषक तत्व ना हो पाने के कारण वो उत्पादन हमारा किसी भी काम का नहीं रहता है। इसलिए ज़्यादातर हमको जैविक खेती अपनानी चाहिए। हमको ज़्यादा उत्पादन के उसमें नहीं आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर कोई भी फसलों को उगाना चाहिए। इसके लिए अगर जब हमारी गेहूं की खेती हो जाती है और हम उसमें हार्वेस्टर चलती है, तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि उसमें किसी प्रकार की मतलब आगजनी जलाकर उसको ख़त्म न करें, क्योंकि अगर आप उसमें आग लगाते हैं तो उसमें जो हमारे खेत में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव व पोषक तत्व होते हैं वो आग के कारण नष्ट हो जाते हैं, जिससे अगर कोई भी फसल में कोई भी पोषक तत्व कम होता है तो उसका मुख्य कारण वो आग ही होती है। इसलिए किसानों को कल्टीवेशन करके ही उस अपशिष्ट पदार्थ को खेत में ही नष्ट कर देना चाहिए, जिससे फसल को किसी भी प्रकार का कोई भी हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें हमारी अपनाई जाने वाली फसल पर ही अच्छा लाभ मिलता है व उसमें पोषक तत्वों को भी भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल किसान साथियों, इन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि हमें जैसे गेहूं के बाद लोग बड़े पैमाने पे पराली में आग लगा देते हैं और पोषक तत्व सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। हमें ये वाकई में ही जानना चाहिए मल्चिंग पद्धति से कि हमें खेतों में पड़े हुए अवशेष को उसी खेत में रखना है, ना कि उसे जलाना है, क्योंकि इससे किसान को बड़े पैमाने पे हानि होती है, वातावरण में बड़े पैमाने पे प्रदूषण होता है। इससे सिर्फ हानि ही हानि होती है। ये नई तरीके की ट्रेनिंग से उनने जाना कि अब हम इसमें बदलाव करेंगे। यकीन है हम आगे गांव के हमारे किसान भाइयों को समझाएंगे। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि ये विद्यार्थी कितने ज़्यादा जागरूक हैं। अब यही बात हम गर्ग साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी यहाँ इंटर्नशिप के लिए आना चाहते हैं तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं और आप क्या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कृषकों को ट्रेनिंग देने की, तो क्या आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ कृषक सीधे संपर्क कर सकते हैं। जी मैडम, हमारी वेबसाइट है कृषि KVK govindnagar.org हमारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आप जाकर हमारे जितने भी प्रशिक्षण साल भर में होते हैं डिफरेंट उस पर डले हुए हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे सभी वैज्ञानिक एवं हमारा ऑफिशियल नंबर दिया गया है, वहाँ पर भी आप सभी किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। और किस दिन प्रशिक्षण होना है वह प्रशिक्षण वहाँ पर हमारी वेबसाइट पर है, वहाँ पर आप सभी संपर्क करके और देख सकते हैं कि कौन सा प्रशिक्षण कब हो रहा है और हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में रावे स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए आते हैं, उनको हम 90 दिन और 275 दिन इसमें हम प्रशिक्षण देते हैं उनको 6 मंथ का और 90 दिन का। उसमें हम विभिन्न प्रकार की विधाओं में प्रशिक्षण देते हैं। उन्हें हम किस प्रकार में गाँवों में किसानों से संपर्क करें, वहाँ पर किस प्रकार सर्वे करें, किसानों की फसलों को किस प्रकार से वहाँ पर दवाइयाँ कितनी मात्रा में छिड़कते हैं, बीज किस प्रकार से डालते हैं, बीज किस प्रकार से बोते हैं, चारा प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, चारे की किस प्रकार से पहचान करते हैं, कौन सा चारा है किस दवाई से मरेगा, किस प्रकार से हम जैविक कीट नियंत्रण करें, किस प्रकार से हम जैविक पोषक तत्व प्रबंधन करें,
किस प्रकार से हम जैविक विधि से चारा प्रबंधन करें, ये सभी प्रकार के प्रशिक्षण, सॉइल टेस्टिंग हो, चाहे जैविक कीट नियंत्रण हो, मशरूम उत्पादन हो, डेयरी प्रबंधन हो, ऐसे सभी प्रकार का प्रशिक्षण हम अपने जो इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए विद्यार्थी आते हैं उनको हम सभी प्रशिक्षण देते हैं। गर्ग साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ब्रजेश जी और डॉक्टर सोलंकी जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। और साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी हुई देख के जानकर कि हमारे जो कृषि विद्यार्थी हैं वो अपने भविष्य को लेकर बहुत बहुत जागरूक हैं। तो आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। तो दर्शकों, आज के अंक में बस इतना ही, और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।